हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एके एकेडमिक्स में। माई सेल्फ डॉक्टर महेश सिंह, और आज बहुत ही ढेर सारी और अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। उन स्टूडेंट से भी करेंगे जिन्होंने अपना कोर्स क्लास 12th के लिए सीबीएसई बोर्ड्स के लिए जो तैयार है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। उनको अपना केमिस्ट्री का जो पेपर देना है वो किस तरीके से पेपर देंगे, या उन स्टूडेंट्स की भी आज हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, समझेंगे इस चीज को कि कितना हम लोगों ने कवर कर लिया है सिलेबस, और जब कभी भी पेपर आने वाला है तो कितना और हम लोग को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से सिलेबस को कवर करके कंप्लीट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन है, कब होगी परीक्षा, आगे क्या करें, है ना। तो ये क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं, ये क्वेश्चन मार्क हर एक के दिमाग में चल रहे होंगे। जिनको भी क्लास 12th का पेपर देना है सीबीएसई बोर्ड का, उनके दिमाग में ये घूम रहा है कि परीक्षा की डेट कब आएगी, हाई स्कूल की परीक्षा की डेट्स आ रही हैं, क्या पेपर कब हो सकता है। देखिए, अगर हम पिछले एक्सपीरियंस को देखें, पिछले साल्स को अगर देखें, तो हम ये मान लेते हैं कि आफ्टर 15 फरवरी, यानी कि 15 फरवरी के बाद अगर हमारा सर पेपर देखने को मिलता है, तो आज है हमारे पास 3 दिसंबर, है ना। हम लोग आज 3 दिसंबर है, और आज से ही अगर हम ये देखना शुरू करें कि हमारे पास लगभग, हमने मान लिया कि 2 महीने से ज्यादा का समय है। दिसंबर हमारे पास है 24, जनवरी 2025, और फिर फरवरी आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास पेपर कब शुरू होना है, तो अगर हम ये एस्टिमेट करके मान लेते हैं 15 फरवरी के बाद शुरू होना है, तो अब बचे हुए जो 2 महीने हैं, 60 दिन है, या 60 से 70 दिन जो हमारे पास बचे हुए हैं, इन 70 दिनों में हम किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए। क्या हमको अब बुक्स पढ़ने को प्रायोरिटी देनी चाहिए, नोट्स देने को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, या हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व ज्यादा करने चाहिए, थ्योरी का पार्ट पढ़ें कि ना पढ़ें, अपनी एनसीईआरटी बुक्स को किस तरीके से कवर करें, एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वहां पर दिए गए एक्सरसाइज को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ढेरों क्वेश्चन हमारे दिमाग में बने हुए होते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपके सामने एक यहाँ पर रोड मैप हम लोग लेके आए हैं कि आने वाले 60 दिन के अंदर हम लोग अपने केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस कैसे कवर कर रहे होंगे, विद थ्योरी, विद प्रैक्टिस, विद पीवाईक्यू क्वेश्चंस, विद एग्जांपल्स एंड विद रिवीजन। किस तरीके से रिवीजन का भी हमारा प्लान क्या होगा। तो ये हमारा कंप्लीट 60 दिन का रोड मैप प्लान होगा, है ना। क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये भी आपको दिमाग में रखना जरूरी है। क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि ये चीज अब बचे हुए समय में नहीं पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो कैसे सिलेबस में तय करेंगे सर ये चीज जरूरी है या ये चीज नहीं जरूरी है, या हमको अपना 95% से ज्यादा स्कोर अगर लेके आना है एग्जाम्स में, तो किस तरीके से उसको कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहां देखें तो महाकुंभ क्रैश कोर्स, एके एकेडमिक्स द्वारा महाकुंभ क्रैश कोर्स हमारा लॉन्च किया जा रहा है। आप ये देख सकते हो, लॉन्च के लिए जो हमारी डेट है 4 दिसंबर, 4 दिसंबर से हमारा ये बैच आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम हमने महाकुंभ 2025 रखा हुआ है, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही होंगी। और इन क्रैश कोर्स में, केमिस्ट्री में, आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ क्लास की नोट्स, पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, डाउट सेशंस रखे जाएंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे, छोटे बड़े, किस तरीके से या कहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अप्रोच मिस हो रही होगी, वो सारी चीजें यहां पर सीखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, तो पहला जो फर्स्ट हमारे पास अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। ये सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। स्टडी मटेरियल, बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, मॉक टेस्ट होगा। इसके अलावा हर एक चैप्टर का चैप्टर 1 डे मैराथन क्लासेस आपकी चल रही होंगी, है ना। और इस कोर्स की फीस, अब आप सोचोगे सर फीस कितनी रख दी जाए, तो ओनली 499, केवल 499 में ये आपको महाकुंभ क्रैश कोर्स एके एकेडमिक्स द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, डेली क्लासेस चलेंगी। केमिस्ट्री के साथ साथ आपकी इस क्रैश कोर्स में बायो की भी क्लास चल रही होंगी, बायो स्टूडेंट्स के लिए, मैथ स्टूडेंट्स के लिए मैथ की क्लासेस चल रही होंगी, प्लस फिजिक्स की क्लासेस चल रही होंगी, प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट्स की क्लासेस हमारे पास चल रही होंगी। अब आता है बात ये सर कि इस क्रैश कोर्स के अंदर जो कि 60 दिन का हम लोग को रोड मैप तैयार करना है यहाँ से, कि किस तरीके से अपने सब्जेक्ट पे, अगर हम आते हैं केमिस्ट्री की बात करते हुए,
किस तरीके से केमिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे, उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस साल पेपर का जो पैटर्न बनने वाला है वो क्या पिछले साल के कंपेयर में सेम होने वाला है? नहीं। देखिए, ये न्यूज़ पुरानी ही है, आप सब ने ये न्यूज़ देखी भी होगी कि एक्चुअल में 23-24 में किस तरीके का पेपर पैटर्न था, 24-25 के लिए क्या पेपर पैटर्न है। तो उन्होंने जो चीज चेंज की है, लास्ट ईयर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो थे हमारे पास सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पास आते थे, या सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आते थे, या किसी अदर टाइप के क्वेश्चंस का जो परसेंटेज था एग्जाम में वो 40% कवर करता था। इसके अलावा सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20% हमारे पास आते थे। इन्हीं 20% में असर्शन रीजन भी क्वेश्चन वो ऐड कर देता था। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हुआ करते थे हमारे पास, ठीक है। और शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन हमारे पास 40%। अब इन क्वेश्चंस में ये पुराना पैटर्न था, बट इस बार चेंज क्या किया गया है, 24-25 में पेपर में जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर का परसेंटेज था पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का, अगर आप देखोगे उसको घटा दिया गया है, वो ओनली 30% कर दिया गया है, और वो 10% हिस्सा ऐड कर दिया गया है आपका यहाँ पर कि आने वाले समय में जैसे ही आप या तो नीट का पेपर दे रहे होगे या तो जेई का पेपर दे रहे होगे, इन दोनों पेपर के बेस्ड पर वो अब पेपर अपना तैयार करेगा, यानी कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो उसके पास होंगे इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि एक स्टेटमेंट्स पूरा लिख देता है, केस लिख देता है। नाउ अब आप क्वेश्चंस दे देगा, अब आप उस क्वेश्चंस को आंसर निकालो, कैसे आंसर या किस तरीके से लिख के आओगे, या सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हम लोग को प्रोवाइड कर देता है, उसके परसेंटेज अगर आप देखो वो बढ़ा दिया, यानी यहां से 40 में से 10% कम किया हुआ है और यहां ये 10% इंक्रीज किया हुआ है। बाकी जो सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन होते हैं 20%, उनका वो परसेंटेज चेंज नहीं किया है, वो अभी भी उतने ही बने रहेंगे 20%। ठीक है। अब बात आती है सर तैयारी, हम लोग यहाँ पर जो देखिए हर तरीके के स्टूडेंट्स हैं, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ घूम रहा है, और क्या घूम रहा है, क्या क्वेश्चंस उसके बनते हैं। पहला कि सर अगर हम आज से अभी से पढ़ाई स्टार्ट अगर कर दें, ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी बुक नहीं खोली होगी अभी तक, कुछ ना कुछ तो सिलेबस कंप्लीट करके ही रखा होगा। बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है उसके लिए आपको बेफिक्र होना है जब ये आप महाकुंभ क्रैश कोर्स ले लोगे, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कम हो जाएगी, वो पूरी हमारी जिम्मेदारी आ जाएगी कि कैसे आपको दिमाग में हर चीज को फोकस करके डाल दिया जाए और एग्जाम ओरिएंटेड किस तरीके से तैयारी की जाए, वो पूरा क्रैश कोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, कैन आई आल्सो बिकम ए टॉपर बाय स्टडीइंग फ्रॉम टुडे, यानी आज से ही अगर हम पढ़ाई स्टार्ट कर दे तो क्या हम टॉपर्स बन सकते हैं, यानी कि क्या हम अपना 100% स्कोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन जो आता है, ये सारे वो सवाल हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे और इन सबका आंसर भी हम देते हुए चलेंगे। देखिए टॉपर बनना इज बहुत बड़ा मतलब टास्क नहीं है। टॉपर्स का केवल मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के आ रहे हैं, अगर उन पे आपका 100% पकड़ है, 100% अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर रखा है और आपको एग्जाम में आंसर लिखने का पैटर्न पता है, आंसर लिखने के तरीके पते हैं कि किसी दी गई नेमिंग रिएक्शन में क्या नेमिंग रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म लिखना जरूरी है, या किसी भी दिए गए बायोमॉलिक्यूल्स हो, पॉलीमर हो, क्या वहां पर दिए गए पॉलीमर लाइक बेकेलाइट, हालांकि पॉलीमर्स तो हटा दिया गया है, बायोमॉलिक्यूल्स जैसे लैक्टोज है, सुक्रोज है, हमारे पास माल्टोज है ना, स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, क्या वहां पर इन सब का स्ट्रक्चर बनाना क्या जरूरी है, या किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर लाइक में न्यूमेरिकल्स जो दिए गए हैं फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप करना कितना जरूरी होता है, क्या कहीं पर मार्क्स कट सकते हैं। ये सारी चीजें दिमाग में अगर आप कंफर्म कर लेते हैं तो वहां पर आप 100% स्कोर लेके आते हैं और आप बिल्कुल मेरिट लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकते हैं। रहा सिलेबस, सर सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, खत्म नहीं हुआ है। अभी हमारे पास, हमने कहा कि इस क्रैश कोर्स को जब हम लॉन्च कर रहे हैं 4 दिसंबर से, फिर भी हमारे पास 60 दिन है, और इन 60 दिनों में किस चैप्टर को किस तरीके से और कितने दिन देके पढ़ाएंगे हम लोग इस क्रैश कोर्स के अंदर, उन सब सारी चीजों पे डिस्कशन अभी आने करने वाले हैं। क्या हम केमिस्ट्री की बुक सर अभी तक खोली ही नहीं हमने, देखिए एक और हमारे पास क्वेश्चन ये आता है,
डोंट वरी, अगर अभी तक आपने जिन्होंने भी एनसीईआरटी बुक्स से रीड कर रहे हैं, खोल के पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक नहीं भी पढ़ी है, कोई बात नहीं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक हम खुद क्रैश कोर्स में यहाँ पर लाके आपको हर लाइन का निचोड़, हर पन्ने का निचोड़, यहाँ तक कि हर एक चैप्टर का जो निचोड़ होगा वो लाके आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। मिस कुछ नहीं होने वाला। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, हमको ऐसा भी नहीं है कि पुराने सिलेबस को भी जोड़कर ऐड कर कर सर ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिया जाए, नहीं। अभी हमें अगर फोकस अपना इस चीज पर रखना है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम अपनी चीजों को कवर करना है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एनसीईआरटी बुक से कौन सी चीज उठा के पकड़ के पढ़नी होगी। वो सारी चीजें आपके कोर्स में हम कंप्लीट कराएंगे, फुल एनसीईआरटी कवर हो रही होगी। ठीक, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये वाली जो हमारे पास होती है सर, वट एवर आई रीड आई फॉरगेट, मतलब कि जब भी हम जो भी चीज पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, हम भी भूल। ये कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि सबको याद रहता है, हम भी भूल जाते हैं जब कोई नई चीज पढ़ेंगे। कोई भी नई चीज, कोई कविता मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट से हटकर, कोई भी चीज अगर न्यू पढ़ना है तो जाहिर सी बात है एक बार पढ़ने के बाद याद नहीं रहता। तो अब क्वेश्चन आता है, सर अगर एक बार पढ़ने के बाद याद नहीं रहता तो क्या करें? तो फिर एक आता है कि सबसे पहले बार पढ़ी गई चीज को बोलते हैं विजन, और दोबारा तिबारा और कई टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद फिर वो रिवीजन हो जाता है ना। यानी कि अगर कोई चीज आप भूल जा रहे हैं, दिस इज द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के व्यवहार में है, भूल जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उस भूल जाने को बार बार रिवीजन करते रहना ही आपके दिमाग में वो चीज को परमानेंट स्टोरेज बन जाता है, जिससे वो आपको याद रहने लगता है। दूसरी चीज, एक डिस्कशन होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग, जब आप जुड़ोगे हमारे साथ, स्क्रीन पे आप रहोगे, साथ में एक डिस्कशन करेंगे, एक एक हेल्दी डिस्कशन होगा जहां पर हम आपके साथ मिलकर एज स्टूडेंट ही बिहेव करेंगे। बस चैप्टर खोलेंगे, एक चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन की क्लास वो रहा करेगी कि चलिए अब इस एक चैप्टर में एक टॉपिक पे हम लोग रिवीजन करते हैं। आप कमेंट के थ्रू वहां आंसर दोगे, इधर से हम कुछ पूछ रहे होंगे, उधर से आप कुछ बता रहे होंगे। तो इस तरीके से रिवीजन करने से सारी चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाती हैं। चैप्टर्स में जो कंफ्यूजन पैदा होते हैं, वो कंफ्यूजन आपको डिस्कशन करने से, इस रिवीजन को करने से कंप्लीटली क्या होते हैं, हट जाते हैं, सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे पास, ठीक है। टाइम नहीं मिलता है रिवीजन का, कोई बात नहीं, टाइम के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे टाइम निकालना है। क्या केमिस्ट्री को हम क्वेश्चन बैंक से पढ़कर पास कर लेंगे? देखिए होता क्या है, नीट में तो अभी आपका फॉर्म फिल करने के लिए परसेंटेज अप्लाई नहीं किया गया 12th में, बट जिन स्टूडेंट्स को मैथ ग्रुप के जेई की तैयारी करनी है, आईआईटी क्रैक करना है, उनके लिए आप सबको पता है परसेंटेज की वैल्यूज क्या होती है। सिर्फ क्वेश्चन बैंक आप पढ़कर पास तो हो जाओगे, लेकिन हमारा लक्ष्य ना आपको यह है कि सिर्फ पास कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि इंटर 12th प्लस जैसे ही आप पहुंचते हो, या 12th पास आउट करके प्लस में जैसे ही आप जाते हो, वहां पर परसेंटेज के मायने स्पेशली मैथ वाले बच्चों के लिए बहुत बन जाते हैं। स्कोर परसेंटाइल आपका अच्छा होना चाहिए, इससे आप सामाजिक मजबूत बनते हो। लोग, पहला क्वेश्चन यही होता है ना, बच्चा क्लास 12 पास आउट कर लिया, कितने परसेंटेज? 70, बहुत कम थे। हमारे चाचा के तो फलाने के लड़के के 95%। तो इस दिमागी टेंशन, सोशल टेंशन को हटाना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है। अगर हम सोशल्स को किनारे भी कर दे तो खुद की स्टडी इतनी स्ट्रांग बनानी होगी हमको कि हम मिनिमम 95% तो लाएंगे ही लाएंगे, उससे सरप्लस अगर हमको लेके आना है तो क्या हमारे पास उसके लिए स्ट्रेटजी बननी चाहिए। इन सारी चीजों पर अगर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, व्हाट कम्स इन केमिस्ट्री पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या क्या आता है। देखिए हम कुछ पॉइंट्स आपके लिए यहाँ लिख रहे हैं। जैसे सर अगर हम फिजिकल्स के चैप्टर की बात कर दें, नो डाउट फिजिकल्स के चैप्टर में छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं हर एक चैप्टर के अंदर जो पूछे जा रहे होते हैं। यहाँ पर सर थ्योरी का परसेंटेज उतना नहीं है जितना हमारे पास न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन का परसेंटेज होता है। इतना परसेंटेज हमारे पास न्यूमेरिकल्स का है। अगर हम फिजिकल की बात कर लें तो अगर थ्योरी सर हमारे पास 30% पूछी जाती है, लेकिन फिजिकल से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो 70% हिस्सा लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए रिडक्शन पोटेंशियल गेन करने के लिए, निकालने के लिए, या सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, या कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है, ये निकालने के लिए, या
इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कितना मास कैथोड पर डिपॉजिट होगा, कितना मास एनोड पर डिपॉजिट होगा, हाउ मच, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये सारी चीजें न्यूमेरिकल्स में शामिल हो जाती हैं। इसी तरीके से सॉल्यूशन चैप्टर तो कंप्लीट न्यूमेरिकल है, केवल एक लॉ को छोड़कर, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है सर, सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली, इतनी सी चीज छोड़ दें तो पूरा मोलल्टी, मोलल्टी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, ये सारे टॉपिक्स ओनली एंड ओनली फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल बेस्ड हो रहे होते हैं। इसलिए फिजिकल का जो हिस्सा होता है उसमें 30% थ्योरी है, 70% न्यूमेरिकल का पार्ट आ रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक। देखिए इनऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत लोग को लगता है कि सर ये रटने वाला पोर्शन है, नहीं रटने वाला पोर्शन नहीं होता है, ये सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पोर्शन होता है कि भाई न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे लगाने वाले फोर्स के थ्रू, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के थ्रू जनरेट होने वाली सारी उस मेटल्स की प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो लाइक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां तक कि उसका एसिडिक बेसिक कैरेक्टर भी एक फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज, यानी कि सर इनऑर्गेनिक में बेसिकली हमको जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है पीरियाडिक प्रॉपर्टी, जितने भी अभी तक हमने आपको टर्म लिए। और दूसरी चीज सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि इसमें बहुत बड़ा चीजें लिखनी नहीं होती, लाइक केमिकल बॉन्डिंग में सिंपल सी चीज आपको बोलते हैं कि बताइए C2 में कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। अब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का छोटा सा पॉइंट बताना होता है कि 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से ज्यादा वाली स्पीसीज कौन सी है, 14 से कम कौन सी है। अकॉर्डिंग टू एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किस तरीके से ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, कब सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग में आ रहे होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, किसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, SO2Cl2 का, POCl3 का। हाइब्रिडाइजेशन के अलावा उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड पाया जा रहा है तो वो पी पाई होगा कि पी पाई डी पाई होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है, एजाइड हो गया, फास्फोरस हो गया। एस और पी ब्लॉक की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमको पढ़नी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर आता है डी एंड एफ ब्लॉक, वहां पर पीरियाडिक प्रॉपर्टी कवर हो रहा होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो यहां आता है सर वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसको हम डबल या ट्रिपल स्टार बना के आपको दिखाएंगे। आप मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग आपका 10 नंबर कवर कर लेता है, लगभग आपका ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिगेंड्स सेंट्रल मेटल के बेस पर बने हुए कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन आ रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कौन से कंपाउंड किस तरीके की आइसोमेरिज्म शो करेंगे, स्ट्रक्चरल कौन से कंपाउंड कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल कौन से कर सकते हैं, ऑप्टिकल कौन से। ये सारी चीजें मैक्सिमम क्वेश्चंस IUPAC नेम जो भूल नहीं सकते, एक क्वेश्चन फिक्स है आपका आएगा IUPAC नेम। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास बन रहे होते हैं, पूछे जा रहे होते हैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। फाइनली ऑर्गेनिक पार्ट जिसमें आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स प्लस फाइनल बायोमॉलिक्यूल्स लगभग ऑर्गेनिक के पोर्शन में कवर हो रहा होता है। ऑर्गेनिक के पोर्शन में अच्छा इसमें क्वेश्चंस पूछे क्या जाते हैं, अगर हम उसकी बात करें कि हम ऐड कर दे रहे हैं आपको यहाँ पर इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में टेस्ट कई बार पूछा जाता है जनरली। पीरियाडिक प्रॉपर्टी में ऑर्डर, पीरियाडिक प्रॉपर्टी में ऑर्डर्स पूछे जा रहे होते हैं, साइज के, फलाने के, फलाने मतलब आयनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, है ना। डिफरेंट डिफरेंट पीरियाडिक प्रॉपर्टीज के ऑर्डर्स क्या होंगे, टेस्ट पूछ लिए जाते हैं। कई तरीके के टेस्ट हैं। फ्लेम टेस्ट किस तरीके से चेक किया जाता है, कौन सा एस ब्लॉक मेटल किस तरीके का फ्लेम टेस्ट में कलर प्रोवाइड कर रहा होता है। केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्सी एसिड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुट होते हैं। ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर, किसमें ऑक्साइड लिंकेज पाया जाएगा, किसमें PP बॉन्ड पाया जाएगा, किसमें POP बॉन्ड पाया जाएगा फास्फोरस में, या किसमें SOS सल्फर के ऑक्सी एसिड में कहाँ बॉन्ड पाया जाएगा।
ये सारे क्वेश्चन पूछने के तरीके। ऑर्गेनिक में हमारे पास देखिए एक तो आईयूपीएसी नो डाउट और एक आइसोमेरिज्म नो डाउट, बट इनसे आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम होते हैं। मेन जो हमारे पास यहाँ जितने भी हमने अभी आपको ऑर्गेनिक के चैप्टर के नाम बताए वो है रिएक्शन मैकेनिज्म और नेमिंग रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नेमिंग रिएक्शंस हमारे पास ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे को बनते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म नेमिंग रिएक्शन। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म कई बार कई स्टूडेंट्स को तो बहुत सिंपल तरीके से सिंपल वे में दिमाग में आ जाता है और उसका वो फायदा भी उठाते हैं, मजा वो लेते हैं, मजा ले लेके पढ़ रहे होते हैं। कुछ लोग को ये टफ पोर्शन लगता है रिएक्शन मैकेनिज्म। लेकिन होता क्या है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कब कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा होगा ये वो खुद बताने की कोशिश करता है। जो भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होगा, जो भी रीजेंट होगा, खुद बताने की कोशिश करता है। आपको उस कोशिश में बस शामिल होना होता है कि कैसे हम पहचान जाएं कि ये बताना चाह रहा है, ऐसा होगा। जैसे आप देखते हो कि किसी भी मूवी में एक्टर एक्ट्रेस की जो मतलब भावनाएं हैं, फेस एक्सप्रेशंस हो रहे होते हैं, तो किस तरीके से आप देख के जान जाते हो अब ये गुस्से में है ना, अब ये हंसने के मूड में है, मजाक के मूड में है, अब ये लव करने के मूड में है। ये सारी चीजें जितनी भी हैं वैसे ही ये रिएक्शन मैकेनिज्म में हर एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट खुद को बताता है कि मैं क्या चाहता हूं। एल्कीन एल्काइन क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन चाहते हैं। एल्डिहाइड कीटोन क्या चाहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चाहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या चाह रहे होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चाह रहे होते हैं। एल्किल हैलाइड, साइनाइड और एसिड डेरिवेटिव क्या चाहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं। एल्कोहल क्या चाहते हैं, कई बार इलिमिनेशन चाहते हैं, कई बार सब्स्टिट्यूशन चाहते हैं। हर एक सबस्ट्रेट बताता है कि मेरी मैकेनिज्म क्या हो रही है। ये है पेपर में पूछे जाने वाले टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर सर कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमको बुक्स देखिए, जो हमारा एके एकेडमिक्स द्वारा या मेरे द्वारा जो भी आपको केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स लॉन्च होने के बाद कवर होंगी चीजें, वो आपकी जो बुक्स हैं यहाँ पर एनसीईआरटी, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो हमें कवर कराना है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी की बुक्स कवर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी रहेगी। आपको भी अगर चाह रहे हैं सेल्फ स्टडी करना तो बुक्स रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बुक्स से लाइन टू लाइन आते हैं। और बुक्स की कभी कभी कुछ भाषाएं ऐसी लिखी होती हैं जो बहुत बेहतरीन, लिख के आएंगे तो 100% नंबर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या अनसॉल्व पेपर हैं उनको देख के हम दिमाग में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तरीके होते हैं सीबीएसई वालों के क्वेश्चन पूछने के, और उन तरीकों को फॉलो करके किस तरीके से हम आंसर लिख के आएंगे। क्वेश्चन बैंक नो डाउट, देखिए क्वेश्चन बैंक और आंसर राइटिंग, तो ये क्वेश्चन बैंक आपको इसलिए नहीं लेना है कि इसी क्वेश्चन बैंक से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं 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 नहीं। क्वेश्चन बैंक आपका सर प्रैक्टिस करने का एक जरिया होता है। प्रैक्टिस करने का एक जरिया है। क्वेश्चन बैंक से हम आंसर लिखने के तरीके सीखेंगे कि जब हमने अपना कोई टॉपिक कंप्लीट किया तो वहां से क्वेश्चन बैंक जो भी है हमारे पास क्वेश्चन लेके उसका आंसर किस तरीके से देखना है। तो ये प्रैक्टिस और रिवीजन रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई ना कोई क्वेश्चंस की बुक होनी चाहिए। क्वेश्चन बैंक का साधारण सा मतलब ये होता है कोई ना कोई एक बुक जहां से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो ना कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि आने वाले जो नीट जेई का पेपर है अपियरिंग में आप जब फिल करोगे उसके लिए भी हमको फायदेमंद साबित। तो ये था पूरा वेस सारी चीजें कि किस तरीके से हमको अपना फोकस करना है क्रैश कोर्स को पढ़ने के लिए। चलिए आते हैं, पहला डिस्कस करते हैं चैप्टर कंप्लीट कैसे होंगे। देखिए चैप्टर कंप्लीट करने से पहले हम आपको बताएं हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं आपके क्लास 12th में, और हमारे पास हमने जो क्रैश कोर्स का टाइमिंग दिया हुआ है वो 60 डेज है। क्या हर चैप्टर को डिवाइड करके 6 डे में हम लोग कंप्लीट करेंगे? नहीं, देखिए होता क्या है, कुछ चैप्टर्स लेंदी होते हैं, कुछ चैप्टर्स लेंदी नहीं है। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है, अब अगर इस सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग सर 6 डे मान के चल लें कि हमें ये 6 दिनों में कवर करना है, तो क्या 6 दिन हम लोग थ्योरी केवल पढ़ेंगे? नहीं, हम आपको बताएं 6 दिन में से सर हम लोग 4 दिन पे फोकस करेंगे सर अपनी थ्योरी और एग्जाम्पल्स पर, और ये हम लोग एनसीईआरटी कवर करते हुए कंप्लीट कर रहे होंगे। थ्योरी को और एग्जाम्पल्स को एनसीईआरटी कवर करते हुए कंप्लीट कर रहे होंगे,
और उसके बाद जब फिफ्थ डे आएगा तो फिफ्थ डे पे हम लोग क्या करेंगे सर, प्री वाई क्यू सॉल्व करेंगे। और जब सिक्स्थ डे आएगा तो सिक्स्थ डे पर हम लोग सर प्रैक्टिस कर रहे होंगे सर क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे अपने क्वेश्चंस का। तो ये होगा पैटर्न कि किस तरीके से 6 दिनों में हम लोग अपने सॉल्यूशन को 4 दिनों में थ्योरी और एग्जांपल्स कवर करते हुए, लाइक नॉर्मलिटी हो गई, मोलरिटी हो गई, मोललिटी हो गई, न्यूमेरिकल्स जिसमें फिजिकल चैप्टर में तो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर रहे होंगे। हेनरी लॉ हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोस्ट प्रोबेबल होती है पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए, या बिग बिग माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास बताने के लिए किस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना। या पहाड़ों पर ऊपर जाने पर सांसें क्यों फूलती हैं, या प्रेशर ऊपर ज्यादा होता है कि समुंदर के नीचे ज्यादा होता है सी लेवल से नीचे जाने पर। बहुत सी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी थ्योरी में कवर हो रही होती हैं 4 दिन में, फिर ये हमारा पैटर्न होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसको भी हम लोग 6 डे ही समय देंगे, और इस 6 डे में इसको भी कवर करने का जो तरीका है वही 4 डे में हम लोग ये सर अपनी थ्योरी और विद एग्जाम्पल्स। अच्छा, जो चैप्टर फिजिकल के होंगे वहाँ एग्जाम्पल का मतलब न्यूमेरिकल से है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करने के तरीके सीखेंगे, एग्जाम में टाइम बचाने के तरीके सीखेंगे, सारी चीजें यहाँ पर कर रहे होंगे। उसके बाद फिफ्थ डे पर यहाँ पर हम लोग जब आएंगे तो वही सर पी वाई क्यू हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे एग्जाम्स के। और सिक्स डे पर जब हम लोग आएंगे तो हम लोग अपनी सर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे और डिस्कशन कर रहे होंगे पूरे चैप्टर का कि पिछले सर हम लोग 5 दिनों में क्या क्या पढ़ा उसके बारे में यहाँ चर्चा करें। ठीक है, इसी तरीके से सर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल का हर चैप्टर 6 दिन का समय लेता है, और वही प्रोसेस फॉलो करना होता है यहाँ पर भी। हम सेम प्रोसेस जो वहाँ फॉलो किया कि 4 डे में हमको क्या कंप्लीट करना है सर, अपनी थ्योरी कंप्लीट करेंगे एंड एग्जाम्पल लेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और इसके अलावा फिफ्थ डे पर हम लोग अपना ऑलवेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत करना जरूरी है जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं हो जाती। और लास्ट डे जब हम लोग आते हैं तो लास्ट डे पूरा सिर्फ हमारा क्या होता है, प्रैक्टिस को किया गया फोकस समय होता है, रिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं किया गया समय होता है, और डिस्कशन के लिए किया गया समय होता है, जो लास्ट लेक्चर हमारा चैप्टर का होगा, ताकि चैप्टर कंप्लीट करके फेंक दें दिमाग के अंदर, हो गया कंप्लीट हमारा ये। अब इस तरीके से किया। फोर्थ चैप्टर हमारा डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट, छोटा चैप्टर, डी और एफ छोटा चैप्टर है। अगर हम इसको चाहें सर तो लगभग 4 डे में ये कंप्लीट कर सकते हैं, आसानी से हो जाता है। आसानी से 4 डे के अंडर हम लोग इस चैप्टर को क्या कर लेते हैं सर, कंप्लीट कर लेते हैं। जिसमें से वही 4 डे में से सर मान के चलिए 2 दिन हमको सिर्फ यहाँ पर थ्योरी के लिए देना होता है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और फिफ्थ डे हमारे पास सर वही पीवाईक्यू के लिए यहाँ पर होता है। और सिक्स्थ डे जो हमारा यहाँ पर आता है वो हमारा प्रैक्टिस के लिए हम रखते हैं। क्लियर है। फिर आता है हमारे पास सर चैप्टर नंबर 5। अब जो 2 दिन हमारे पास बचे हुए हैं उसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। कैसे सर, एक्चुअल में ये चैप्टर हमारा 7 डे का चैप्टर है ना, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर, बड़ा चैप्टर होता है, तो 5 दिन यहाँ पर हम लोग थ्योरी और अपने एग्जाम्पल्स को देख के सॉल्व कर रहे होते हैं। और बचे हुए जो दिन हैं उसमें वही काम करेंगे सर हम लोग 6 डे पर। ये हमारा क्रैश कोर्स जिस तरीके से हम कंप्लीट कराएंगे वो आपको डाटा बता रहे हैं। 6 डे पर हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और 7th डे पे हम लोग क्या करेंगे सर, 7 डे पे वही इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कशन होगा और चैप्टर का पूरा रिवीजन। उसके बाद फिर हम आते हैं सर हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पर। नो डाउट बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आसानी से 6 डे के अंदर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बात रिएक्शंस की आती है तो हम आपको बता दें रिएक्शंस यहाँ पर हम लोग केवल 3 डे में रिएक्शंस अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सर हम लोग 4th डे जो होता है स्पेशल एग्जाम्पल कर रहे होते हैं रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में। अभी हम लोग रिएक्शंस की केवल थ्योरी वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ थोड़ा सा पैटर्न ऑर्गेनिक को बदलते हैं। 4th डे पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस एग्जांपल्स करते हैं। और फिर 5th डे जब हम लोग आता है उस दिन हम लोग पीवाईक्यू करते हैं। और फिर हमारे पास 6th डे जो आता है उस 6 डे को हम लोग सर
प्रैक्टिस अपनी कर रहे होते हैं, यानी कि रिवीजन करते हैं चैप्टर। अब बात आती है सर, इसमें एक छोटी सी ऐड कर देंगे कि इन 3 दिनों में देखिए फोकस क्या होता है हमारे पास, मेनली दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा। एक तो मैकेनिज्म पे फोकस करेंगे, और दूसरा जो भी हमारे पास नेमिंग रिएक्शन अगर उस चैप्टर में आ रही हैं, और तीसरा हमारे पास होता है सर टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का चैप्टर। इसकी बात करें सर, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, नो डाउट 6 डे का ये भी चैप्टर है, आसानी से कवर हो जाता है। ठीक है। इसमें भी वही चीजें फॉलो करनी होती हैं सर हमको कि 3 डे में केवल हम लोग थ्योरी, इसमें कि मेनली हम लोग रिएक्शंस हैं या जो भी नेमिंग रिएक्शंस हो रहे हैं वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। 4th डे पर आकर हमने कहा ना सिर्फ एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग। 4th डे स्पेशल सिर्फ एग्जाम्पल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस जो हमने 3 दिनों के अंदर पढ़ी हुई है। जब 5th डे आता है तो 5th डे पर हम लोग सर PYQ लगाएंगे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। और 6th डे फाइनली हमारे पास एक प्रैक्टिस का डे होता है, उस दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उस पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करके उसका रिवीजन कंप्लीट करेंगे और डिस्कशन करेंगे आपके साथ। फिर आता है हमारे पास सर 8 चैप्टर, बड़ा चैप्टर होता है ये, और इस बड़े चैप्टर को कम से कम हम लोग को सर 7 डे देना पड़ेगा, कम से कम 7 दिन देते हैं, जहां पर हम लोग वही चीज सर 4 डे हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं, थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी थ्योरी में आप सबको पता ही है, रिएक्शन पढ़ने के तरीके, मैकेनिज्म देखेंगे, सारी नहीं देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में 99.9% चांस से पूछने के वो देखते हैं। फिर टेस्ट करते हैं, टेस्ट कौन कौन से पहचानने के लिए टेस्ट होते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट क्या है, हेलोफॉर्म टेस्ट हमारे पास क्या हो रहा होता है, ल्यूकास टेस्ट हमारे पास किस तरीके से होता है, कार्बिल एमीन प्राइमरी एमीन का टेस्ट किस तरीके से होता है ना, ये सारे टेस्ट यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। और फिर आता है हमारे पास 5th, तो ऑर्गेनिक को पढ़ने का जो डाटा है हमारे पास वो दूसरा तरीका है, क्योंकि 5th डे पर एक दिन हमने स्पेशली रिएक्शंस को जो आप कहते हो भूल जाते हैं, नहीं रहती, वो सिर्फ एग्जाम्पल्स करते हैं ढेरों। फिर आता है 6th डे कि हमने जब चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो पिछले सालों में पूछे गए क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कैसे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच होगी, और ये सारा सब जब कर लेंगे तो फाइनली हम लोग की मिसेलेनियस प्रैक्टिस होती है इस चैप्टर की, जहां पर हम लोग आपके साथ डिस्कशन करते हैं और रिवीजन करते हैं, जहां आप जो भी कंफ्यूजन अपना दूर करेंगे। फिर आता है हमारे पास सर चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नो डाउट चैप्टर थोड़ा सा यहाँ पर छोटा होता है ना, यहाँ पर भी हम लोग इसको 6 दिन का समय देते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट, रिडक्शन रिएक्शंस एसिडिक बेसिक न्यूट्रल मीडियम में कैसी होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फिक्स से आएगा। एक लेक्चर स्पेशल सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन पर ही हम बताते हैं, यहाँ खर्चा करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं सर, सबसे पहला फर्स्ट डे जो होता है वो हम देते ही किसको है सर, बेसिक स्ट्रेंथ को दे रहे होते हैं, स्पेशल टॉपिक बेसिक स्ट्रेंथ को दे रहे होते हैं। और दूसरा और थर्ड डे जो हमारे पास होता है उसमें बची हुई हम लोग सर थ्योरी, यानी कि रिएक्शन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट। और फिर नेक्स्ट काम 4th डे पर वही हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे सर, रिएक्शन पे बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट जो भी एग्जाम्पल है वो कवर कर रहे होते हैं। और फिर आता है 5th डे जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट दिन मिलकर हम लोग चैप्टर पे प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद रिवीजन करेंगे उस चैप्टर का, प्रैक्टिस के थ्रू ही रिवीजन होगा, प्रैक्टिस एज ए क्वेश्चंस हो रही। और लास्ट चैप्टर हमारे पास फिर आता है फाइनली सर बायोमॉलिक्यूल्स, नो डाउट ये भी सर 6 डे में कंप्लीट करने वाला चैप्टर है, जहां पर हम आपको बता दें लगभग हम लोग सर 2 दिन का समय कार्बोहाइड्रेट को पढ़ने में देंगे। 3rd डे जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर तो वो प्रोटीन के लिए समर्पित होता है हमारा। 4th डे जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं थ्योरी वाला लगभग चैप्टर है, तो बचा हुआ जो भी पोर्शन है हमारे पास प्रोटीन के बाद, लाइक विटामिन हमारे पास बचे हुए हैं, लाइक RNA एंड DNA हमारे पास बचा हुआ होगा, लाइक हार्मोन्स क्या होते हैं, तरीके से जो बची हुई चीज़ें हैं वो कवर कर रहे होते हैं। 5th डे यहाँ पर वही पोर्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और 6th डे यहाँ पर जो हम लोग दे रहे होते हैं सर वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और चैप्टर का रिवीजन करके कंप्लीट कर देते हैं। तो ये 10 चैप्टर है, और उस चैप्टर्स को कंप्लीट रोड मैप है, कैसे पढ़ के चलेंगे, किस दिन क्या होगा, हर एक का एक सीक्वेंस है, किस दिन में क्या पढ़ना होता है, ये सारी चीजें। दूसरी चीज, अगर आपको
जो भी सेल्फ स्टडी अगर कर रहा है, अगर सेल्फ स्टडी आप कर रहे हो, है ना, जो भी करना चाहता है, घर पर कितने समय पर पढ़ें। तो हम मान ले रहे हैं कि अगर आप अपने आप को 10 आवर दे रहे हो मिनिमम, ज्यादा पढ़ोगे बहुत अच्छी बात, लेकिन आपको यहाँ पर डेली याद रखना है कि डेली आपको रिवीजन आवर अपने लिए रखना पड़ेगा। डेली आपको अपने लिए रिवीजन आवर रखना पड़ेगा, जो टाइमिंग आपकी 1 आवर से लेकर 1 आवर 1.30 तक रह सकता है। 1 से 1.5 घंटे का समय आपको डेली रिवीजन के लिए देना है। तो जो हम पढ़ते चले जा रहे हैं, वो हमको पिछले दिन का पहले 1.5 घंटा उसको रिवाइज करेंगे। फिर बचे हुए समय में सर हम लोगों के पास जो होगा, तो इसी 10 आवर में 1 से 1.5 घंटा रिवीजन होगा। बचा हुआ आप सिलेबस अपना बांटोगे हर समय को, जिसमें आप बायो बांटोगे, केमिस्ट्री बांट रहे होगे, अपने फिजिक्स बांट रहे होगे और इंग्लिश कवर कर रहे हो। तो ये होगा पूरा हमारा पूरा रोड मैप केमिस्ट्री कंप्लीट करने का, जो हम आपके साथ और आप हमारे साथ पूरा कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो ये 4 दिसंबर से हमारा क्रैश कोर्स यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। इसका हमने आपको यहाँ पर बताया। ये रहा हमारे पास महाकुंभ क्रैश कोर्स, और इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और एके एकेडमिक्स यूट्यूब चैनल के थ्रू आके इसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग अपना कोर्स यहाँ पर कंटिन्यू कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे इसको कि किस तरीके से कंप्लीट हमें यहाँ पर ये करना होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ पर सारी बातें? ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास कोर्स का डाटा, सारी चीजें। देखिए, इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि क्या क्या किस तरीके से कवर होगा। नो डाउट समय बहुत है, चाहे आपने कुछ अभी तक कवर किया हुआ हो चाहे ना किया हुआ हो, कुछ चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ अभी तक नहीं पढ़ी हुई हैं। इसमें कोई घबराने वाली बातें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ये हमारे पास सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो चलिए ज्वाइन करिए क्रैश कोर्स एके एकेडमिक्स के साथ और अपने कंप्लीट करके टॉप पर लिस्ट में अपना नाम लिखवा। थैंक यू।